हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सबका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो दो टेंसेस को मिला करके बनता है। एक होता है परफेक्ट यानी पूर्णता वाला हिस्सा, और दूसरा होता है कंटिन्यूस यानी निरंतरता वाला हिस्सा। तो जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं हमें देखना होता है कि एक तो परफेक्ट वाले हिस्से के लिए वाक्य में हमेशा समय दिया होता है और उसके साथ जुड़ा हुआ होता है से, और दूसरी तरफ होता है निरंतरता वाला हिस्सा जिसमें क्रिया के साथ में रहा, रही, रहे ये अक्षर समूह जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी दोस्तों हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, ये टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य हमारा पास्ट में शुरू हो चुका और जितना समय गुजर चुका है उसकी उस समय के बराबर उसमें पूर्णता आ चुकी है और अभी भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, यानी कार्य अभी जारी है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसकी रचना को देखते हैं। दोस्तों देखिए, रचना हमारी कुछ इस प्रकार बनती है हिंदी में। कर्ता प्लस समय इकाई प्लस से प्लस क्रिया प्लस रहा, रही, रहे और प्लस अगर इनके साथ में है, हूँ, हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। और अगर इनके साथ में रहा, रही, रहे के साथ में था, थी, थे आ रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और अगर इनके साथ में रहा, रही, रहे के साथ में होगा, होगी, होंगे आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। दोस्तों, इसी आधार पर इसकी जो अंग्रेजी रचना है वो कर्ता के लिए हमारी सब्जेक्ट है, और जो हिस्सा हमारा पूर्णता दिखा रहा था समय के साथ, समय प्लस से, तो इसके लिए हमारी पूर्णता के लिए प्रेजेंट में हमेशा हम हैज या हैव पढ़ के आए हैं। परफेक्ट में पास्ट के लिए हैड पढ़ा था हमने और फ्यूचर के लिए हमने विल हैव, शैल हैव पढ़ा था। तो बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, हैव के किसी भी रूप के साथ में बीन जो कि थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म है बीन, ये आता है। और इसके बाद में जब बीन आ जाता है तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव वर्ब आती है तो अगर सेंटेंस एक्टिव है तो उसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है, और अगर सेंटेंस पैसिव है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है। अब क्योंकि ये सारे सेंटेंस यहाँ कर्ता एक्टिव है इसलिए एक्टिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ वर्ब बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं। दोस्तों अब सेम वही है, वर्ब के बाद में जिस चीज़ पर कार्य किया जा रहा है वो चीज़ या जहाँ कार्य किया जा रहा है वो स्थान या समय या कुछ भी जो भी यहाँ पे दिया है, और इसके बाद में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं और करते हैं टाइम यूनिट का। अब दोस्तों बात केवल ये रचना की नहीं है, बात है सिंस और फॉर के यहाँ पर करेक्ट यूज की। टीचर कम्युनिटी से रिलेटेड होते हुए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को जहाँ तक हो सके सही करेक्ट नॉलेज दें। भले ही एक बार उसको कोई एक पॉइंट कम दे दो, लेकिन जितनी भी नॉलेज दें हम उसको करेक्ट दें, जिससे कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ उसका ग्रामर से रिलेशन है वहाँ उस बच्चे का कोई नुकसान ना हो। और इसीलिए आज मैं जो सेंस और फॉर का यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जनरली हमने ये देखा है कि लोग सेंस का प्रयोग निश्चित और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ करते हैं। दोस्तों समय में निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत टेढ़ी खीर होती है।
इस टेंस का नाम ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट वो हिस्सा होता है जो पास्ट में जा चुका होता है, जो पहले हो चुका होता है, और कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें निरंतरता होती है। यानी जो काम पहले शुरू हो चुका है और अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, तो जब भी हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उस समय वर्तमान होता है। और अगर वर्तमान से आप ये लेके चलेंगे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो अब मान लीजिए कि आप शाम के 5 बजे पढ़ रहे हैं और किसी ने पूछा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका अर्थ सीधा सीधा होगा कि वो बंदा 3 बजे से पढ़ रहा है। तो इसमें अनिश्चितता वाली बात नहीं आई। देखिए, निश्चित और अनिश्चित किसी हद तक बच्चे को आप कह सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए ये पर्याप्त नहीं होंगे। दोस्तों, जब भी हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं बड़ी आसानी से, आज के बाद आप भूलोगे नहीं और शायद इस आधार पर आप सीखोगे भी नहीं। जब भी हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं तो सिंस का प्रयोग हमेशा समय इकाई के नाम के साथ किया जाता है। यानी जो भी समय इकाई दी हो, टाइम यूनिट दी हो, उसका नाम आ रहा होगा। जैसे कि दिन का नाम होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंथ का नाम हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च एटसेट्रा। ईयर नेम हो सकता है 2001, 1981, इस तरीके से ईयर नेम हो सकते हैं। किसी त्यौहार का, पर्व का नाम हो सकता है, कोई दिनांक हो सकता है, डेट हो सकती है। ये सारे नाम होते हैं समय इकाई के। और इसके साथ साथ बजे, ये भी समय इकाई का एक नाम होता है। और इसके साथ ही दोस्तों पार्ट्स ऑफ डे जितने भी होते हैं वो भी समय इकाई के नाम होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से पहले हम हमेशा सिंस लगाते हैं। और एक और चीज़, अगर हमारा टाइम यूनिट ही दिया हुआ है केवल और उससे पहले लास्ट लगा हुआ है, तब भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों फॉर के बारे में, फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं इकाई की संख्या आती है। जैसे 2 घंटे, 2 वर्ष, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 दिन, इस तरीके से समय इकाई का नाम आता है। अगर नाम के साथ भी अगर संख्या जुड़ जाए तो वहाँ पर भी हम फॉर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पिछले 3 सोमवार से यहाँ आ रहा हूँ, तो दोस्तों आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर लास्ट 3 मंडेज, ये सेंटेंस बनेगा हमारा। चलिए आज मैं सिंस और फॉर का आपको लिखित में बता देता हूँ। दोस्तों जो सिंस का प्रयोग है वो टाइम यूनिट के नाम के साथ किया जाता है। जैसे दिन का नाम संडे, मंडे, महीने का नाम जनवरी, फरवरी इत्यादि, बजे ओ क्लॉक, डेट, और त्यौहार का नाम जैसे होली, दिवाली, और पार्ट्स ऑफ डे जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, डे एटसेट्रा, नाइट। दोस्तों इसी प्रकार जब फॉर का प्रयोग हम करते हैं, फॉर, तो फॉर का प्रयोग हम नंबर ऑफ टाइम यूनिट से पहले करते हैं। तो दोस्तों फॉर का जो प्रयोग है वो हमेशा टाइम यूनिट की जो संख्या होती है उसके साथ करते हैं। और अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका जो हम यूज़ करेंगे, जो अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में, ही प्रेजेंट में हैज, रहा रही के लिए हैज़ के साथ बीन, रहा रही के लिए रीडिंग वर्ब में आईएनजी, और संख्या आ रही है दोस्तों 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। दोस्तों फॉर के प्रयोग में सबसे बड़ी पहचान अंग्रेजी में यह है कि टाइम यूनिट के साथ एस जुड़ रहा होगा। तो जहाँ पर भी इनके प्लूरल आ रहे होंगे हम आँख मीच के इसमें फॉर लगा सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार हम और सेंटेंस लेते हैं। जैसे राधा सुबह से पढ़ रही थी। दोस्तों देखिए समय तो निश्चित इसमें भी नहीं है, सुबह से पढ़ रही थी, इसमें कभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी सुबह से पढ़ रही थी। तो जो ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं कि सुबह है इसलिए सिंस आएगा, जी नहीं, ये टाइम यूनिट का नाम है और टाइम यूनिट होने के साथ, टाइम यूनिट का नाम होने की वजह से इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। तो हम निश्चित अनिश्चित के व्याप पे नहीं करेंगे, हमेशा संख्या और नाम के आधार पर ही हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, पास्ट में है दोस्तों, हैड लगाएंगे, और इसके बाद में है बीन, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी, रीडिंग, और सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम फ्यूचर में करना चाहें तो फ्यूचर में हम जो सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मोहन सुबह से पढ़ रहा होगा। यहाँ बहुत सावधानी वाली बात यह है कि अक्सर लोग सिंस का प्रयोग फ्यूचर में कर जाते हैं। दोस्तों सिंस का प्रयोग कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है, ये हमेशा हमें पास्ट से जोड़ता है, ये बीते हुए समय के साथ ही आता है, कभी भी फ्यूचर में नहीं आता है। यहाँ पर हम सिंस की बजाय फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और फॉर अपनी जगह पर रहता है। तो यहाँ सिंस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंस की एक टाइम बॉन्डेज होती है कि सिंस हमेशा पास्ट के साथ ही यूज होगा, और जो घटना जैसे कोई किसी समय पर शुरू हुई उससे पहले आएगा। फ्यूचर में हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों रही बात इनकी नेगेटिव या इंटरोगेटिव की, तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी सेंटेंस की वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले अप्लाई कर दें तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है, और अगर उससे पहले क्वेश्चन वर्ड अप्लाई कर दें तो वो डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ हमें इंटरोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम इसी सेंटेंस को ऐसे ले लें कि राधा सुबह से, क्या राधा सुबह से पढ़ रही थी। तो दोस्तों हमें केवल वर्ब को यहाँ पर लेना होता है, हैड राधा बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ क्वेश्चन इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो मोहन विल हैव, और यहाँ लगाएंगे हम नॉट बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो अगर यहाँ पर फ्यूचर में टाइम यूनिट
की अगर संख्या आती है तो हम फॉर लगाएंगे। फॉर अपनी जगह से नहीं लेगा, केवल हमें ध्यान ये रखना है कि सिंस का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और बड़ी अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें।